गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। Good morning, sir. Good morning, sir. गुड मॉर्निंग। चलिए तो इसका बहुत अच्छा व्यंजन है, नहीं इतना बड़ा। चलिए तो आज हम लोग बात करते हैं आगे। लास्ट क्लास की अगर हम बात करेंगे तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने शुरू किया था एस्किल हेल्मेंट, और एस्किल हेल्मेंट में हमने उसका सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म कवर कर लिया था, जिसमें हमने ये देखा था कि इसके अंदर मेल और फीमेल जो स्ट्रक्चर है वो दोनों अलग अलग है। ठीक है, मेल स्ट्रक्चर और फीमेल स्ट्रक्चर दोनों क्या होती हैं, डिफरेंट हैं, और दोनों में हम मॉर्फोलॉजिकली उन दोनों को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। अब हम इसके बाद इसमें एक पॉइंट लिखते हैं इसी के बेसिस पर, जो हमने कल स्ट्रक्चर समझा है, और वो ये है कि मेल की अगर हम बात करेंगे, पहले समझ लेते हैं फिर लिखेंगे। जो मेल होता है, इसमें मेल की बॉडी में इंटरनली अगर आप देखेंगे तो 2 सेट दिखाई देंगे रिप्रोडक्टिव सिस्टम के, सॉरी 2 कह रहा हूँ, मेल की बॉडी में आपको 1 सेट दिखाई देगा रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। तो मेल की बॉडी में रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक ही सेट रहता है, जबकि अगर फीमेल को देखेंगे तो फीमेल की बॉडी में 2 सेट होते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम के। क्योंकि मेल में एक ही सेट है इसलिए इसको बोलते हैं मोनआर्चिक, और फीमेल में 2 सेट है इसलिए इसको बोलते हैं डायडेल्फिक। ठीक है, तो ये दोनों टर्म आपको पता होना चाहिए, मोनआर्चिक क्या होता है और डायडेल्फिक क्या होता है। तो इसको लिख लो, इंटरनली इन मेल, internally in male there is internally in male there is only one set of internally in male there is only one set of reproductive system, hence male is called monarchic, and उसके बाद बोलना सर। internally in male there is only one set of reproductive system, there is only one set of reproductive system in male. ठीक है, hence is called या it is called monarchic, hence it is called monarchic या monarchic, इसको monarchic कहते हैं। while in female, आगे लिखेंगे, while in female there is, while in female there is 2 set of reproductive system, while in female there is 2 set of reproductive system,
there is two set of reproductive system, hence it is called didelphic. Hence it is called didelphic. Hence it is called didelphic. इसलिए इनको हम didelphic बोलते हैं। तो ये दोनों बातें आपको क्लियर हो गई। मोनोआर्चिक क्या होता है, डाइडेल्फिक क्या होता है। मैं फिर से आपको बता देता हूँ। यदि जो अगर हम बात कर रहे हैं किसकी, हम लोग बात कर रहे हैं एस्किल हेलमिंथ की। तो जो मेल एस्किल हेलमिंथ है उसकी बॉडी में इंटरनली अगर आप देखेंगे तो आपको एक ही रिप्रोडक्टिव सिस्टम का सेट दिखाई देगा, तो उसको बोलते हैं मोनोआर्चिक। और जबकि अगर हम फीमेल की बात करेंगे तो फीमेल की बॉडी में इंटरनली आपको रिप्रोडक्टिव सिस्टम के दो सेट दिखेंगे, इसलिए फीमेल को बोलते हैं डाइडेल्फिक। तो ये बात क्लियर हो गई। अब देखिए इसके बाद हम ये समझते हैं कि जो एस्किल हेलमिंथ है ये या जो एस्केरिस है ये मोनोजेनेटिक होता है। तो कैसे होते हैं, तो हम यहाँ लिख देते हैं दे आर मोनोजेनेटिक। ये मोनोजेनेटिक है। मोनोजेनेटिक का मतलब होता है कि ये क्या करते हैं, कंप्लीट इट्स लाइफ साइकिल इन वन होस्ट। ये एक ही होस्ट में अपनी लाइफ साइकिल को पूरा कर लेते हैं और वो होस्ट होता है ह्यूमन। तो ये सिर्फ ह्यूमन के अंदर रहते हैं। और ये कैसे हैं, क्योंकि उसकी बॉडी के अंदर रह के उससे न्यूट्रिशन लेंगे। तो दे आर एंडोपैरासाइट। ये एंडोपैरासाइट होते हैं, मतलब बॉडी के अंदर रह के उससे न्यूट्रिशन लेंगे। और ये कहाँ पाए जाते हैं ह्यूमन की बॉडी में, दे आर फाउंड इन डाइजेस्टिव सिस्टम। ये ह्यूमन के डाइजेस्टिव सिस्टम में रहते हैं। और क्या करेंगे, यहाँ से दे टेक पार्शियली डाइजेस्टेड फूड। और ये ह्यूमन से जो पार्शियली डाइजेस्टेड फूड है उसको इनटेक कर लेंगे। अब एक बात देखिए, ह्यूमन के अंदर डाइजेस्टिव जूसेस भी पाए जाएंगे उसके सिस्टम में, HCl भी रहेगा, अदर एंजाइम भी होंगे। तो उन एंजाइम के एक्शन से एस्केरिस को नुकसान हो सकता है। तो अपनी बॉडी को खुद को इन जूसेस से बचाने के लिए इसमें क्या होता है, इसमें जो बॉडी वॉल है उसके अंदर एक लेयर पाई जाती है। तो अगर जो हम बॉडी वॉल की बात करें तो इसकी बॉडी वॉल में 3 लेयर्स होती है 3 लेयर। और वो कौन कौन सी हैं, नंबर 1 है क्यूटिकल। ये क्यूटिकल क्या करती है, ये आउटर मोस्ट लेयर है। और ये क्या करती है, प्रोटेक्ट इट फ्रॉम एक्शन ऑफ डाइजेस्टिव जूस या जूसेस। ठीक है, तो डाइजेस्टिव जूस के एक्शन से बचा के रखती है इसको। जो सेकंड लेयर है वो है आपकी एपिडर्मिस। और जो थर्ड लेयर है वो है मस्कुलरिस। एपिडर्मिस है मल्टीन्यूक्लिएटेड, और जो मस्कुलरिस है ये किसकी बनी है, मेड अप ऑफ लॉन्जिट्यूडनल मसल की बनी हुई है। ठीक है, और ये कौन सी है, ये इनर मोस्ट है, सबसे अंदर वाली यही लेयर होती है। और ये सारे पॉइंट समझने के बाद हम एक पॉइंट और समझ लेते हैं कि जो एस्केरिस है ये एक डिजीज कॉज करता है। तो एस्केरिस कॉजेस एस्केरियासिस, ये आप याद रखिएगा। एस्केरियासिस कॉज करता है और किसमें करता है, मेनली इन चिल्ड्रंस में, बच्चों में करता है ये बीमारी कॉज जनरली। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई आपको।
तो ये हमने कंप्लीट कर लिया एस्किल हेलमेंथ। एस्किल हेलमेंथ के बारे में हमें इतना ही पढ़ना था। तो ये हमारा फाइलम कंप्लीट हो गया एस्किल हेलमेंथ। और अब नेक्स्ट फाइलम हम लोग शुरू करेंगे एस्किल हेलमेंथ के बाद, और वो है एनालिडा। तो आप ये पॉइंट लिख लीजिए और फिर हम एनालिडा की बात करेंगे। चलिए, आई थिंक आप सभी ने ये नोट कर लिया होगा। अब हम लोग शुरू करते हैं एनालिडा। नेक्स्ट फाइलम पढ़ते हैं एनालिडा। तो जो नेक्स्ट फाइलम है हमारे पास वो है फाइलम एनालिडा। ठीक है, एनालिडा की बात करेंगे। एनालिडा की अगर हम बात करें तो सबसे पहले तो कुछ जनरल इसमें पॉइंट समझ लेते हैं एनालिडा के अंदर, कि जो एनालिडा हैं ये कैसे हैं। दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं ये भी। तो ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। इसके अलावा अगर इनके अंदर आप सिमेट्री देखेंगे तो ये कैसी सिमेट्री शो करते हैं, ये शो करते हैं शो बाइलैटरल सिमेट्री। ये बाइलैटरल सिमेट्री शो करते हैं। इसके अलावा आगे अगर हम देखें तो ये कैसे होते हैं, दे आर सीलोमेट। दे आर सीलोमेट, इनके अंदर सीलोम देखा जाता है, तो ये सीलोमेट होते हैं। तो ये बातें तो जनरल बातें हो गई इसके अंदर। अब हम कुछ और इसके अंदर पॉइंट पढ़ते हैं, कुछ इसके स्पेसिफिक फीचर्स देखते हैं। जैसे एनालिडा की अगर बॉडी देखी जाए तो एनालिडा की जो बॉडी है वो सेगमेंटेड होती है। ठीक है, तो ये मेटामेरिक सेगमेंटेशन शो करते हैं। तो हम यह लिख सकते हैं कि दे शो मेटामेरिक सेगमेंटेशन। ये मेटामेरिक सेगमेंटेशन शो करते हैं। इसका मतलब होता है कि जो इनकी बॉडी है, बॉडी इज सेगमेंटेड। इनकी बॉडी सेगमेंटेड है और इनके हर एक सेगमेंट को, बॉडी के ईच सेगमेंट इज कॉल्ड, हर एक सेगमेंट को नाम दिया गया है और उसको बोलते हैं हम लोग स्क्लेराइड। नहीं, स्क्लेराइड नहीं, इसको बोलते हैं, हर एक सेगमेंट को बोलते हैं एनूला। ईच सेगमेंट इज कॉल्ड एनूला। हर एक सेगमेंट को एनूला बोलते हैं। ठीक है, और ये जो एनूला है और हर एक जो एनूला है, ये एनूला आपस में जुड़े हुए रहते हैं। और किन से जुड़े हुए रहेंगे, ये आपस में जुड़े हुए रहते हैं बाय सेप्टम के द्वारा। तो टू एनूला आर कनेक्टेड with each other by
सेप्टम। दो एनुला आपस में जुड़े हुए रहेंगे सेप्टम की मदद से। ठीक है, तो ये बात क्लियर हो गई। अब ये हमने देख लिया इसका मेटामेरिक सेगमेंटेशन। इसके बाद हम इसकी स्किन के बारे में बात करते हैं। तो अगर हम इनकी स्किन देखेंगे, जो स्किन है ये कैसे कलर की है? इट इज ब्राउन इन कलर। इनकी स्किन ब्राउन कलर की है, और इसमें जो ब्राउन कलर है ये एक पिगमेंट की वजह से होता है। ये किस वजह से है? तो ये है ड्यू टू पिगमेंट, और उसका नाम है पोरफायरिन। पोरफायरिन पिगमेंट की वजह से इनके स्किन का कलर ब्राउन होता है, और इनमें स्किन में 3 लेयर देखी जाती हैं। तो दे हैव 3 लेयर्स। इनके स्किन में 3 लेयर्स होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? तो नाम लिख लेते हैं यहाँ पे। सबसे बाहर वाली है क्यूटिकल, ये है आउटर मोस्ट, और मिडल वाली है एपिडर्मिस, और सबसे अंदर वाली है मस्कुलरिस। मस्कुलरिस 2 तरह के मसल्स की बनी है। इसमें एक तो वही लॉन्गिट्यूडनल मसल है, और दूसरे हैं इसमें सर्कुलर मसल। और जो आउटर मोस्ट लेयर है क्यूटिकल, इसमें क्या होता है? दे हैव, इनमें देखा जाता है दे हैव कोलाजन फाइबर। इसमें कोलाजन फाइबर देखे जाते हैं। कोलाजन फाइबर क्या होते हैं? ये प्रोटीन होते हैं। ये हम ना अभी जब एनिमल टिश्यू पढ़ेंगे हम चैप्टर नंबर 7, तो वहां पर हमारे पास आएगा ये कोलाजन फाइबर, इलास्टिन फाइबर। तो वहां हम इसको और अच्छे से समझेंगे कि कोलाजन फाइबर एक्चुअल में क्या है। अभी इतना समझ लीजिए कि कोलाजन फाइबर जो है ये प्रोटीन है। तो ये सारे पॉइंट आपको क्लियर हो गए। हमने इसका सेगमेंटेशन देख लिया, और हमने इसके स्किन के बारे में पढ़ लिया। अब हम देखते हैं इनके अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा होता है। तो ये पॉइंट हमने समझ लिए हैं, इसको रब कर देते हैं और फिर चलते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम की तरफ। चलिए अब हम बात करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। अगर जो इसका डाइजेस्टिव सिस्टम देखें तो ये होता है कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। इनमें कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है, और कंप्लीट सिस्टम के लिए हमने एक टर्म यूज की है, और वो क्या है? ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लेन। इनमें ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लेन देखा जाता है। डाइजेस्टिव सिस्टम हमने समझ लिया। इसके बाद हम देखते हैं इनका रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम अगर देखेंगे तो ये रेस्पिरेशन कैसे करते हैं? तो ये रेस्पायर करते हैं, रेस्पिरेशन बाय स्किन। ये स्किन के द्वारा रेस्पिरेशन करेंगे, और स्किन के द्वारा होने वाला रेस्पिरेशन कहलाता है क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। तो ये क्यूटेनियस रेस्पिरेशन शो करते हैं। फिर हम बात करते हैं इनके नर्वस सिस्टम के बारे में। नर्वस सिस्टम की अगर बात करेंगे तो इसको एक टर्म दी गई है, दे हैव सरकम फेरेंजियल नर्वस सिस्टम। इनमें सरकम फेरेंजियल नर्वस सिस्टम देखा जाता है। इसका मतलब क्या है? देखो, सरकम फेरेंजियल का मतलब है, इसका मतलब है कि इनके नर्वस सिस्टम में क्या होता है? दे हैव नर्व रिंग। इनमें नर्व रिंग पाई जाती हैं, और उसके साथ साथ इसमें रहता है वेंट्रल
नर्व कॉर्ड, ठीक है। स्पाइनल कॉर्ड की जगह वेंट्रल नर्व कॉर्ड है, और जो ब्रेन का काम कर रहा है वो नर्व रिंग कर रही है, तो रिंग फॉर्म में है इसका नर्वस सिस्टम, इसलिए सर्कमफेरेंजियल बोला गया है। फिर नर्वस सिस्टम के बाद आगे अगर देखेंगे तो अब इसमें आता है एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन की अगर हम बात करेंगे तो इनके अंदर जो एक्सक्रीशन होता है ये क्या हो सकता है, मतलब कैसे हो सकता है, वेस्ट मटेरियल क्या हो सकता है इनके अंदर। तो जो वेस्ट मटेरियल है वो अमोनिया हो सकता है, अमोनिया होगा एक्वेटिक्स एनिमल के अंदर, जो पानी में देखे जा रहे हैं वो तो अमोनिया रिलीज करेंगे। और जो एनालिडा आपके कहाँ रहते हैं, जो एनालिडा आपके टेरेस्ट्रियल हैं, लैंड पे रहते हैं, वो रिलीज करेंगे यूरिया, लैंड एनालिडा, ये यूरिया रिलीज करेंगे। और जो इनका एक्सक्रीटरी सिस्टम है ये कहाँ कहाँ पर लोकेट हो सकता है, तो हम यहाँ लिख लेते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम में भी ये 3 टाइप का हो सकता है। अगर जो एक्सक्रीटरी सिस्टम नंबर 1, अगर जो एक्सक्रीटरी सिस्टम आपका लोकेटेड है कहाँ पे, स्किन में है, तो वो कहलाएगा इंटीग्यूमेंट्री एक्सक्रीटरी सिस्टम, ठीक है। तो इंटीग्यूमेंट्री हो सकता है, और ये कहाँ हो सकता है, इन स्किन में रहेगा, ठीक है। और अगर जो सेप्टम के बीच में रहेगा तो कहलाएगा सेप्टल, ये कहाँ होगा, ये होता है इन सेप्टम में। सेप्टम क्या होते हैं ये आपको बता ही चुके हैं। और तीसरा, अगर जो फेरिंग्स में रहेगा तो कहलाएगा फेरिंजियल, ये क्या होता है, इन फेरिंग्स में देखा जाता है। तो ये हमने ये समझ, फर्स्ट दोबारा बताना सर। ये इंटीग्यूमेंट्री का, इंटी हाँ इंटीग्यूमेंट्री का मतलब है कि इसमें एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है वो स्किन में रहेगा, मतलब स्किन के थ्रू क्या होगा, जो वेस्ट मटेरियल है वो रिलीज आउट होगा। तो स्किन के, अगर स्किन के अंदर रहेगा तो इंटीग्यूमेंट्री, और अगर सेप्टम में रहेगा तो सेप्टल, अगर फेरिंग्स में रहेगा तो फेरेंजियल, ठीक है। अब देखिए, एक ये सारी चीजें हम समझ ली, अब हम इसके सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करेंगे। तो इसको हम रब कर देते हैं और फिर समझते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम को। चलिए, तो अब हम लोग सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करते हैं। तो इनमें अगर हम सर्कुलेटरी सिस्टम को देखेंगे तो जो इनका सर्कुलेटरी सिस्टम है वो कैसा रहता है, सर्कुलेटरी सिस्टम होता है इनमें क्लोज टाइप। तो क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम है इनके अंदर। और क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम को अगर देखेंगे तो इसका मतलब होता है कि जो इसमें ब्लड है, ब्लड फ्लो करता है इन वेसल्स, इसमें ब्लड वेसल्स में फ्लो करता है। और इनका जो ब्लड है ना वो रेड कलर का होता है, ब्लड इज रेड इन कलर, इनका ब्लड रेड कलर का है। और इसका रेड कलर क्यों है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ पिगमेंट, क्योंकि इनके अंदर एक पिगमेंट देखा जा रहा है और जिसका नाम है एरिथ्रोक्रोरिन। एरिथ्रोक्रोरिन पिगमेंट की वजह से इनका कलर कैसा है, ब्लड का रेड है, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई। अब हम इसमें देख लेते हैं, एक्सक्रीशन भी देख लिया हमने और सर्कुलेशन भी समझ लिया। अब हम इसमें समझ लेते हैं रिप्रोडक्शन को। रिप्रोडक्शन,
अगर जो रिप्रोडक्शन की बात करें तो रिप्रोडक्शन कैसा होता है इसके अंदर, तो भाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा इनमें, ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। और फर्टिलाइजेशन कैसा होगा, तो क्रॉस फर्टिलाइजेशन होगा इनके अंदर। और अगर डेवलपमेंट की बात करेंगे तो जो डेवलपमेंट है वो इनडायरेक्ट भी हो सकता है। और इनडायरेक्ट किसमें होगा, इनडायरेक्ट का एग्जांपल है नेरिस। नेरिस में तो इनडायरेक्ट होगा, ठीक है। और नेरिस में क्योंकि इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है तो इसमें क्या होंगे, ये नेरिस प्रोड्यूस करेगा लार्वा। और इसके लार्वा को बोला गया है, ये नाम याद रखना, ये बहुत बार पूछा गया है क्वेश्चन, इसके लार्वा को बोलते हैं ट्रैकोफोर लार्वा। आपसे सीधा सीधा क्वेश्चन पूछेगा ट्रैकोफोर लार्वा किस में देखे जाते हैं, तो आप आंसर करेंगे एनालिडा के अंदर, ठीक है। और या फिर अगर ऑप्शन में नेरिस है तो नेरिस कर सकते हैं। और दूसरा इसमें होता है डायरेक्ट डेवलपमेंट। डायरेक्ट डेवलपमेंट किस में देखा जाता है, तो डायरेक्ट डेवलपमेंट जब होगा तो भाई लार्वा तो बनेंगे ही नहीं। और ये किस में होगा, सीधे एग्जांपल समझ लीजिए, ये होगा अर्थवॉर्म में और लीच में। अर्थवॉर्म में और लीच में होता है डायरेक्ट डेवलपमेंट। तो ये हमने सारी बातें समझ ली, यही 3 एग्जांपल आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद करने हैं। अच्छा, एक आपको और पढ़ना होगा, जैसे हिरोडिनेरिया के बारे में आपको थोड़ा बहुत पढ़ना होगा। तो हिरोडिनेरिया के बारे में हम जो डिटेल है वो आगे चैप्टर्स में उसको स्टडी करेंगे, क्योंकि वहां पर हमें हिरोडिनेरिया को डिस्कस करना है कि हिरोडिनेरिया जो है ये क्या करता है। ये इसके माउथ में एक केमिकल प्रोड्यूस होता है जो क्या करता है, ब्लड को क्लॉट नहीं होने देता, ये एंटीकोएगुलेंट की तरह काम करता है। तो यही बात इसके बारे में आपको जाननी है, जो हम आगे ये हमारे पास टॉपिक आएगा डिटेल में जब, तो वहां पर हम हिरोडिनेरिया को कवर कर लेंगे। तो इसके साथ आपने ये वाला फाइलम भी कंप्लीट कर दिया जो कि है आपका एनालिडा। तो ये सारी बातें आपको एनालिडा के बारे में पता होनी ही चाहिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेस रहते हैं। तो ये हमने कवर कर दिया एनालिडा। अब नेक्स्ट फाइलम हम लोग शुरू करेंगे इसके बाद, और वो है हमारा आर्थ्रोपोडा, लार्जेस्ट फाइलम। ये आप नोट सर इसको ब्लड सुकिंग इंग्लिश भी कहते हैं। हाँ, हिरोडिनेरिया को बोलते हैं, हिरोडिनेरिया भी और लीच भी, ये दोनों ब्लड सकिंग होते हैं। ओके सर। चलिए देखिए, तो इसको रब कर देते हैं और फिर हम पढ़ते हैं आर्थ्रोपोडा के बारे में। एक चीज और मैं आपको बता दूं, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि ये जो चैप्टर है ना एनिमल किंगडम, ये मेमोराइजिंग चैप्टर है। इसमें आपको चीजें याद ही रखनी है, इसमें समझने वाली ज्यादा कोई बात नहीं है। इसमें क्या करना होगा, आपको चीजों को पढ़ना होगा और याद रखना होगा, उसके एग्जाम्पल याद रखने होंगे, प्रॉपर्टी याद रखनी होंगी। जो समझने वाली पॉइंट्स थे वो हमने बिल्कुल स्टार्टिंग की क्लास में कवर कर लिए थे, और बीच बीच में हर एक फाइल में जो चीजें आ रही हैं जो हमें समझनी है वो हम समझते जा रहे हैं। बाकी मैक्सिमम चीजें इसमें याद रखने वाली हैं। अब देखिए, इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट फाइलम आता है, और नेक्स्ट फाइलम है आर्थ्रोपोडा। तो ये जो आर्थ्रोपोडा है, इसमें सबसे पहली बात तो हम यही लिख सकते हैं जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं छोटी क्लास से, कि इट इज लार्जेस्ट फाइलम, ये सबसे बड़ा फाइलम है। और एक बात और जो आप बहुत ही, जब आप बहुत छोटे थे तब भी आपने पढ़ी थी, कि जो आर्थ्रोपोडास होते हैं इसमें आर्थ्रो का मतलब होता है जॉइंटेड, और पोडास का मतलब होता है लेग या अपेंडेजेस। तो आर्थ्रोपोडा में क्या होता है, दे हैव जॉइंट जॉइंटेड, अपेंडिक्स। अपेंडिक्स नहीं, दे हैव जॉइंटेड अपेंडेजेस। अपेंडिक्स और अपेंडेजेस में बहुत फर्क है। अपेंडेजेस तो है जो स्ट्रक्चर, जो आउटग्रोथ हमारी बॉडी से निकलती हैं उसे बोलते हैं अपेंडेजेस। और अपेंडिक्स हमारे इंटेस्टाइन का एक पार्ट होता है, ह्यूमन इंटेस्टाइन का एक पार्ट है।
जो हमारी बॉडी में देखा जाता है, और अपेंडिक्स हमारे लिए वेस्टिजियल ऑर्गन है। ठीक है, तो ये थोड़ा डिफरेंस है अपेंडिक्स और अपेंडिक्स। तो ये हम इन्हें जॉइंट में जॉइंटेड अपेंडेजेस देखे जाते हैं, यानी कि जुड़े हुए इनके लेग्स होते हैं, सेगमेंट में जुड़े हुए लेग्स होते हैं। और इनकी बॉडी भी कैसी होती है, इनकी बॉडी की अगर बात करोगे तो वो भी सेगमेंटेड होगी। अभी हम आगे उसको समझ लेंगे। अब सबसे पहले हम जो इसमें समझते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं आर्थ्रोपोडा का स्केलेटन। ठीक है, तो इनका जो स्केलेटन है वो बाहर से इनकी बॉडी को कवर करके रखता है, और जब स्केलेटन बाहर देखा जाता है, जो बाहर से कवर करे, तो उसको बोलते हैं एक्सो स्केलेटन। तो इनके अंदर एक्सोस्केलेटन देखा जाता है। और ये जो एक्सोस्केलेटन है ये किसका बना हुआ है, इट इज मेड अप ऑफ काइटिन। ये काइटिन का बना हुआ है। और काइटिन क्या है, काइटिन है होमोपॉलीसैकेराइड। अब आप लोग पूछोगे कि ये होमोपॉलीसैकेराइड क्या है, तो मैं आपको बताऊंगा कि ये क्या है, इट इज कार्बोहाइड्रेट। अब आप पूछोगे कि कार्बोहाइड्रेट क्या है, तो मैं कहूंगा कार्बोहाइड्रेट का मतलब होता है ये शुगर मॉलिक्यूल होते हैं जो कि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बने हुए हैं। इसकी डिटेल हम बायोमोलिक्यूल में समझेंगे। एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हो, कार्बोहाइड्रेट में सबसे सिंपल ग्लूकोज हो गया, फ्रक्टोज हो गया, जितने भी शुगर मॉलिक्यूल है वो सारे कार्बोहाइड्रेट की कैटेगरी में आते हैं। तो काइटिन एक होमोपॉलीसैकेराइड है, और काइटिन के सेगमेंट होते हैं, क्योंकि बॉडी सेगमेंटेड है तो काइटिन के भी सेगमेंट होंगे इसमें, मतलब इसके एक्सोस्केलेटन के सेगमेंट होंगे। तो जो एक्सोस्केलेटन का हर एक सेगमेंट है, तो हम यहाँ बोल सकते हैं ईच सेगमेंट ऑफ एक्सोस्केलेटन, उसे क्या बोलते हैं, इज कॉल्ड स्क्लेराइड। इसे स्क्लेराइड बोलते हैं, हर एक सेगमेंट को स्क्लेराइड बोल रहे हैं। तो अब हम एक स्क्लेराइड को देखते हैं, इसका स्ट्रक्चर देखते हैं हम। इसका अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो हमें ना कुछ ये ऐसे दिखाई देगा। देखो, इसमें एक तो रहेगी ये डोर्सल साइट। तो डोर्सल साइट पर जो स्केलेटन की लेयर होगी ये, इसे बोलेंगे टर्गम। एक इसके सामने रहेगी यहाँ पर ये वेंट्रल साइट, ये हो गया वेंट्रल साइट। यहाँ जो लेयर होगी काइटिन की या एक्सोस्केलेटन की, इसको बोलेंगे स्टर्नम। और दो होंगी इसमें लेटरल साइड, ये लेटरल हो गया, साइड में है। तो लेटरल साइड पे दोनों तरफ से स्केलेटन की लेयर होंगी, ये हो गई लेटरल साइड, या इसको भी लिख देते हैं हम, ये भी क्या है, लेटरल साइड है। और इन दोनों लेयर को हम बोलेंगे प्लूरा। ठीक है, तो इसमें क्या है, इसके एक स्क्लेराइड में क्या क्या है, एक स्क्लेराइड में टर्गम है, स्टर्नम है, और दो प्लूरा हैं। और ये आपस में कनेक्ट भी तो होंगे, आपस में जुड़े हुए रहेंगे, तो इनको ये मेम्ब्रेन जोड़ के रखेगी ऐसे। तो जो मेम्ब्रेन इन्हें जोड़ के रखे हैं, उस मेम्ब्रेन को बोलते हैं आर्थ्रोपोडियल मेम्ब्रेन। आर्थ्रोपोडियल मेम्ब्रेन, इसका काम क्या है, ज्वाइनिंग दी पार्ट्स ऑफ वन स्क्लेराइड। एक स्क्लेराइड या स्क्लेराइट, स्क्लेराइट कर देंगे, इसको टी आएगा यहाँ पे ना, टी आएगा यहाँ। एक स्क्लेराइट के पार्ट को जोड़ के रखता है ये। ठीक है, अब ये ना जो हमारा एक्सोस्केलेटन है, ये इसमें एक प्रॉपर्टी होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि
पुराना जो एक्सोस्केलेटन है, जैसे देखो ये स्केलेटन पुराना होता जाएगा, तो जब ये पुराना होगा तो ये ब्रेक हो जाएगा और इसकी जगह एक नया स्केलेटन बन जाएगा। तो यहाँ पर हम ये लिख लेते हैं, इट शो, या ऐसे लिखो, एक्सोस्केलेटन ऑफ आर्थ्रोपोडा शो एक्डाइसिस, या इसको बोलते हैं मोल्टिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा गया है ये एक्डाइसिस या मोल्टिंग। ये एक्डाइसिस या मोल्टिंग शो करता है, और इसका मतलब क्या होता है? इट मीन्स इन दिस प्रोसेस द ओल्ड skeleton get break and new skeleton formed। पुराना वाला ब्रेक हो जाएगा और नया वाला बन जाएगा। मतलब नया जब डेवलप हो जाएगा तो पुराना वाला क्या होता है, अपने आप ब्रेक होकर हट जाता है। इस प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग एक्डाइसिस या फिर मोल्टिंग। और जितने भी आर्थ्रोपोडा हैं वो मोल्टिंग शो करते हैं, और जनरली सबसे अच्छी जो मोल्टिंग है वो आपको कॉकरोच में देखने को मिलती है। तो ये हमने बात समझ ली, स्ट्रक्चर क्लियर हो गया आपको, मोल्टिंग क्या होता है ये भी आपको क्लियर हो गया। अब आप इसको लिखिए और इसके बाद हम देखते हैं इनके अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम को, कि आर्थ्रोपोडा में डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा है। चलिए डन, सभी ने इसको लिख लिया है, वेरी गुड। और इसको अब हम रब करके समझते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम को। तो डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करेंगे हम लोग। अगर जो हम डाइजेस्टिव सिस्टम समझेंगे इनका, डाइजेस्टिव सिस्टम, तो अगर जो इसकी बात करें डाइजेस्टिव सिस्टम की, तो ये कैसा होता है? ये होता है ट्यूब विद इन ट्यूब। इसका मतलब तो समझ में आपको आ ही गया है अब तक कि ये कैसा है, कंप्लीट है। ठीक है, और एक खास बात और है इसके अंदर कि इनमें वेल डेवलप्ड डाइजेस्टिव सिस्टम है। और ये वेल डेवलप्ड डाइजेस्टिव सिस्टम होने का मतलब कि इसमें माउथ अलग अलग तरह के आपको दिखाई देते हैं। तो हम ये बात भी लिख सकते हैं कि दे हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ माउथ। इनमें डिफरेंट तरह के माउथ दिखते हैं आपको। और कैसे कैसे माउथ हो सकते हैं? सबसे पहला च्यूइंग माउथ हो सकता है, च्यूइंग टाइप माउथ। च्यूइंग टाइप माउथ का मतलब चबाने वाला मुंह। ये किस में देखा जाता है? एग्जाम्पल है इसका कॉकरोच। देखो आर्थ्रोपोडा में च्यूइंग टाइप माउथ है, आपसे एग्जाम्पल पूछ लेगा मान लो कि च्यूइंग टाइप माउथ किस में देखा जाता है, तो अगर जो आर्थ्रोपोडा में पूछ रहा है तो एग्जाम्पल कॉकरोच लिखेंगे। तभी आप यहाँ पे च्यूइंग टाइप माउथ समझ के कि हमारे पास भी तो च्यूइंग टाइप होता है, अपना एग्जाम्पल लिख के आ जाओ, हम लोग आर्थ्रोपोडा नहीं है। सेकंड होता है इसके अंदर सकिंग टाइप माउथ। सकिंग टाइप माउथ जो अपने फूड को सक करते हैं। आइडिया लगाओ आप लोग, कौन से ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो फूड को सक करते हैं आर्थ्रोपोडा में? मॉस्किटो। भाई मॉस्किटो कहते हैं ना ब्लड चूसता है ये, तो ब्लड को सक करता है, तो सकिंग टाइप माउथ हो गया। तीसरा होता है स्पॉन्जिंग टाइप माउथ। आपने कभी हाउस फ्लाई देखी है, घर वाली मक्खी?
तो आप ध्यान से जब उस मक्खी की तरफ देखोगे तो वो क्या करती है, वो ना ब्लड जो फूड पार्टिकल है उसको क्रश करती है, स्पॉन्ज करती है, ठीक है, घिसती है। तो ऐसे माउथ को बोलते हैं स्पॉन्जिंग टाइप माउथ। तो ये किसमें देखा जाएगा, हाउस फ्लाई के अंदर। तो ये हो गया डाइजेस्टिव सिस्टम, और इसमें हमने डिफरेंट टाइप्स के माउथ भी समझ लिए। अब इसको समझने के बाद हम यहाँ नर्वस सिस्टम देख लेते हैं इनका। नर्वस सिस्टम, तो ये आर्थ्रोपोडा ऐसे मेंबर हैं जिनमें क्या होता है, ब्रेन देखा जाता है। तो ब्रेन इज ऑब्जर्व, इनमें ब्रेन तो देखा जाता है लेकिन इनका ब्रेन वेल डेवलप नहीं होता, बट हम लिख सकते हैं यहाँ पे इट इज रिड्यूस्ड, इनका ब्रेन रिड्यूस्ड होता है, ठीक है। ब्रेन देखा तो जाता है लेकिन रिड्यूस होता है। तो ये बात भी क्लियर हो गई आपको। अब इसके बाद आप ये दोनों पॉइंट लिखिए और फिर हम इसके रेस्पिरेशन को समझेंगे कि भाई रेस्पिरेशन कैसे कैसे होता है इसमें, या रेस्पिरेटरी जो सिस्टम ऑर्गन होते हैं वो किन किन के द्वारा ये हमारे जो आर्थ्रोपोडा है वो रेस्पिरेशन कर सकते हैं। ये लिख लीजिए, फिर हम रेस्पिरेशन की तरफ चलते हैं। चलिए इसको नोट कर लिया आप सभी ने, ऑल गुड, वेरी गुड, शाबाश। तो रेस्पिरेशन की बात कर लेते हैं जरा। रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात कर लेते हैं। तो जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है इनके अंदर ये डिफरेंट टाइप का हो सकता है। इट इज ऑफ डिफरेंट टाइप्स। कौन कौन सा हो सकता है, देखो सबसे पहला अगर हम देखें तो इनमें जो रेस्पिरेशन है वो ट्रैकिया के द्वारा हो सकता है। ट्रैकिया क्या होता है, जो हमारा विंड पाइप है, तो विंड पाइप को ट्रैकिया बोलते हैं, तो ट्रैकिया के थ्रू हो सकता है। और अगर ट्रैकिया के थ्रू होगा रेस्पिरेशन तो वो कहलाएगा ट्रैकियरी रेस्पिरेटरी सिस्टम। ट्रैकियरी रेस्पिरेटरी सिस्टम, इसमें हम लिख लेते हैं रेस्पिरेशन बाय ट्रैकिया। और इसका एग्जाम्पल क्या है, इसका एग्जाम्पल अगर हम देखेंगे तो इसका एग्जाम्पल आपको मिल जाएगा कॉकरोच। कॉकरोच में ऐसे होता है। सेकंड है, जो रेस्पिरेशन है वो गिल्स के द्वारा भी हो सकता है। तो गिल्स के थ्रू हो सकता है, और गिल्स जो है किस में देखे जाते हैं, ये देखे जाते हैं पेरिपेटस के अंदर। तीसरा जो रेस्पिरेशन है ये हो सकता है बुक गिल्स के थ्रू हो सकता है, और बुक गिल्स के थ्रू अगर होगा तो इसका एग्जांपल है किंग क्रैब। ठीक है, किंग क्रैब के अंदर अगर आप देखोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, इसमें जो क्रैब वगैरह होते हैं ना, केकड़े वगैरह, वो इसमें आ जाएंगे। और फोर्थ है हमारे पास में जो रेस्पिरेशन है ये हो सकता है बुक लंग्स के द्वारा। और बुक लंग्स का फिश आती है इसमें? फिश नहीं आएगी इसमें, ये फिश जो है वो आपका उसमें आएगा वर्टिब्रेटा के अंदर। ठीक है, ये आर्थ्रोपोडा है, इनके अंदर फिश नहीं आएगी। और अगर बुक लंग्स की बात करेंगे तो बुक लंग्स में हम लोग समझ सकते हैं, एग्जाम्पल क्या है इसका, बुक लंग्स का आपका एग्जाम्पल हो जाएगा स्कॉर्पियन, बिच्छू। ठीक है, वैसे रेस्पिरेशन गिल्स के द्वारा फिश में भी होता है, लेकिन यहाँ फिश का एग्जाम्पल इसलिए नहीं लिखेंगे क्योंकि हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं आर्थ्रोपोडा, तो इसलिए हमने पेरिपेटस लिखा है एग्जाम्पल। ठीक है, इसलिए यहाँ पर फिश को नहीं लिखा। और फिश आर्थ्रोपोडा की कैटेगरी में नहीं आएगा, फिश किस में आएगा, वर्टिब्रेटा की कैटेगरी के अंदर आएगा, ऑस्टिकथाइस में आएगा, या पिस्किस में आएगा, वो आगे समझेंगे। तो ये हमने समझ लिया रेस्पिरेटरी सिस्टम, भाई ट्रैकिया के थ्रू हो सकता है, गिल्स के थ्रू हो सकता है, बुक गिल्स के थ्रू हो सकता है, बुक लंग्स के थ्रू, ये बुक शेप के होते हैं। ठीक है, तो बुक गिल्स किसमें देखा जाएगा, किंग क्रैब के अंदर, बुक लंग्स में देखा जाएगा स्कॉर्पियन के अंदर। ये जरूर याद करने हैं आपको एग्जाम्पल, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है ट्रैकिया सिस्टम किसमें होगा, तो आप आंसर करेंगे कॉकरोच में होगा।
आपसे ये पूछेगा बुक गिल्स किसमें होते हैं, बुक लंग्स किसमें होते हैं, तो ये एग्जांपल आपको याद होना चाहिए। तो ये हमने समझ लिया इसके अंदर रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम भी कवर हो गया। अब हम एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात करेंगे, लेकिन उसको हम लोग स्टडी करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। तो नेक्स्ट क्लास में जब मिलेंगे तो एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। इसके अलावा हम रिप्रोडक्शन देखेंगे इसके अंदर, और फिर जो इसका क्लासिफिकेशन है, अलग अलग जो इसकी क्लासेस हैं उनके बारे में हमें पढ़ना है। जो हमारा सबसे बड़ा फाइलम है वो यही है, इसके बाद फिर सब छोटे छोटे फाइलम आपके पास में रह जाएंगे। तो यहाँ तक आप लोग अच्छे से पढ़िए, और जो भी डाउट है वो आप शेयर करिए। और थैंक यू सो मच आज की क्लास के लिए, और अच्छे से पढ़ते रहिए। आपको आपका टेस्ट का सिलेबस तो पता चल ही गया होगा। आपके टेस्ट में जो सिलेबस आएगा बायो में वो रहेगा आपका प्लांट किंगडम। तो प्लांट किंगडम को अच्छे से तैयार करिएगा और बहुत अच्छे से उसका टेस्ट कीजिएगा। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर अटेंड दिस क्लास।